नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम किसानों के लिए उपयोगी जानकारियां समेट कर लाते हैं 3 अलग अलग सेगमेंट के जरिए। विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप ऑफ फार्मिंग इंडिया। आज इस कार्यक्रम में भी आपके लिए कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जैसे कि सबसे पहले आज हम बात करेंगे ज्वार की खेती के बारे में। साथ ही मिलवाएंगे आपको एक सफल किसान विनोद कुमार से, और अंत में बात होगी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। बारानी खेती प्रणाली भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक है। इसके बारे में एफआरएस विभाग के सहायक आयुक्त डॉक्टर एसपी गुप्ता ने हमें क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी, आइए आपको दिखाते हैं। यूँ तो भारत सरकार द्वारा बहुत सारी स्कीमों का संचालन देश में किया जा रहा है, जिससे किसान लाभान्वित हो सकें और किसानों का जो इनकम है उसकी आमदनी में बढ़ोतरी हो। तो वर्तमान में जो हमारे जो स्कीम है वर्षा आधारित खेती, यह भारत सरकार के किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पूरे देश में संचालित किया जा रहा है और यह वर्ष 1914-15 से संचालित किया जा रहा है। इससे किसानों को उनकी आमदनी में बहुत ही तेज़ी से बढ़ोतरी हुई और एक सस्टेनेबिलिटी आई है। किसान सिर्फ खेती की वजह से जब उनका नुकसान हो जाता था, तो हमारे इस स्कीम के माध्यम से, जो वर्षा आधारित खेती है, इस स्कीम के माध्यम से हम उनकी दूसरी एक्टिविटी को भी इन्वॉल्व किया है इस स्कीम में, जैसे कि वानिकी है, पशुपालन है, मत्स्य है, फसलों का उत्पादन है, हॉर्टिकल्चर बेस्ड जितने भी प्लांटेशन वगैरह हैं उनके बारे में है। तो यदि किसानों को किसी वजह से उनमें नुकसान होता है, तो ये दूसरी जो एक्टिविटीज़ है, इनके माध्यम से वो उनकी भरपाई कर सकते हैं। और जो मेरा मुख्य उद्देश्य है इस स्कीम का, वो यही है कि किसानों को किसी भी सूरत में, किसी भी तरह की आपदाओं में, जैसे बाढ़ का आना, सूखा हो जाना, इससे किसानों को इतना नुकसान ना हो कि उनका भरण पोषण जो है वो मुसीबत में आ जाए। तो इस स्कीम को संचालित करने का भारत सरकार का उद्देश्य यही था कि किसानों को इस विषम परिस्थिति में भी एक दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था हो, जिससे कि उसके आमदनी में इस तरह की रुकावट ना आए और वो अपना भरण पोषण अच्छी तरह कर पाएं। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में देखते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान। ज्वार एक मुख्य चारा फसल है, लेकिन पौष्टिकता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये एक महत्वपूर्ण मोटा अनाज भी है, जो आजकल लोग अपने आहार में शामिल कर रहे हैं। जायद में इसे चारे के रूप में उगाया जाता है, तो वहीं खरीफ में चारा और दाना दोनों के रूप में इसकी खेती की जाती है। आइए ज्वार की खेती से जुड़ी एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। ज्वार की खेती का भारत में तीसरा स्थान है। ज्वार की खेती किसी भी जगह की जा सकती है। सिंचित और असिंचित दोनों अवस्थाएं इसके लिए उपयुक्त हैं, लेकिन ज्यादा बारिश वाली जगहों पर उपज सबसे अच्छी होती है। वैसे तो इसे किसी भी तरह की मिट्टी में उगा सकते हैं, लेकिन दोमट और बलुई दोमट मिट्टी ज्यादा बेहतर है। अच्छे जल निकास वाली भारी मिट्टी में भी इसे बोया जा सकता है। ऐसी मिट्टी जिसका पीएच मान 6.5 से 7 के बीच हो। इसके लिए सामान्य बारिश काफी होती है, यानी 30 से 75 सेंटीमीटर बारिश में इसकी अच्छी बढ़वार होगी। इसके बीज सामान्य तापमान पर अच्छे से अंकुरित होते हैं, जबकि पौधे के विकास के लिए 25 से 30 डिग्री तापमान चाहिए। हालांकि इसके पौधे 45 डिग्री तक का तापमान सहन कर सकते हैं।
जहाँ तक उन्नत किस्मों की बात है, पूसा चेरी 23 किस्म का पौधा लंबा और पतला होता है। कम समय में तैयार होने वाली ये प्रजाति खास तौर से चारे के लिए उगाई जाती है। ये प्रति हेक्टेयर 600 क्विंटल तक हरा चारा दे सकती है। CSB 13 का पौधा 10 से 15 फुट लंबा हो सकता है। 110 दिनों में तैयार होने वाली ये किस्म चारे के लिए भी सही है और दाने के लिए भी, बल्कि 2 कटाई हरे चारे की लेने के बाद किसान इससे दाना भी ले सकते हैं। प्रति हेक्टेयर 100 क्विंटल हरा चारा जबकि 15 से 20 क्विंटल तक दाना प्राप्त होता है। CSH 16 भी 110 दिन में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसके पौधे सामान्य ऊंचाई वाले होते हैं और 1 हेक्टेयर में 300 से 400 क्विंटल तक हरा चारा देते हैं। हरा सोना ऐसी किस्म है जिसे कई राज्यों में ज्यादा पैदावार के लिए उगाया जाता है। ये 100 से 110 दिनों में तैयार हो जाती है और हर पौधे से 6 से 8 कल्ले निकल सकते हैं। इसकी 3 से 4 बार कटाई की जा सकती है। पूसा चेरी संकर 106 का पौधा औसत मोटाई और लंबाई लिए होता है। इसे पूरे भारत में कहीं भी बोया जा सकता है। खासियत ये है कि एक बार बोने के बाद इसकी कई बार कटाई की जा सकती है। 55 दिनों में पहली कटाई के लिए तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर से ये 700 क्विंटल तक हरा चारा दे सकती है। सिंचित अवस्था में ज्वार को मार्च से अगस्त के बीच बोया जा सकता है या फिर मानसून आने के बाद इसकी बुआई कर सकते हैं। 2 बार हैरो चलाकर पाटा लगाने से खेत अच्छे से तैयार हो जाता है। कम बारिश वाले हिस्सों में मेड़ और खाई बनाकर बुआई करें। इससे सिंचाई के दौरान कम पानी की जरूरत होगी। बोने के 15 से 20 दिन पहले गोबर की खाद या कंपोस्ट डालें। प्रति हेक्टेयर खाद की मात्रा 10 से 15 टन रहेगी। इसके अलावा खेत में 1 बोरा DAP का इस्तेमाल करें। अगर आपके खेतों में दीमक लगती है तो फिर वैज्ञानिक सलाह से आखिरी जुताई से पहले उचित दवा का इस्तेमाल करना होगा। ज्वार की बुआई छिड़कवा विधि से भी की जा सकती है और सीड ड्रिल से भी। ड्रिल विधि में बिजाई कतारों में करनी होती है, जिसमें कतार के बीच 1 फुट की दूरी रखी जाती है और बीजों को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बोया जाता है। गहराई 3 से 4 सेंटीमीटर रहेगी। इससे बीजों का अंकुरण ठीक तरह से होता है। 1 हेक्टेयर के लिए 12 से 15 किलो बीज की जरूरत होती है, लेकिन हरे चारे के लिए घनी बुआई होती है, जिससे 1 हेक्टेयर में 30 किलो बीज लगता है। हाँ, बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको एक सफल किसान से अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। दौड़ भाग भरी शहरी जिंदगी से ऊब कर अक्सर लोग इन दिनों शुद्ध खाना और शुद्ध हवा की तलाश में गांव की ओर आकर्षित हो रहे हैं और ऐसे में एग्रो टूरिज्म यानी कृषि पर्यटन की संभावनाएं उभरती हुई नजर आ रही है। कई युवा इन दिनों इस क्षेत्र से जुड़ रहे हैं और अच्छी खासी सफलता हासिल कर रहे हैं, जैसे कि हमारे आज के सफल किसान विनोद कुमार। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। जिस तरह से बड़े शहरों में हवा, पानी और खाना दूषित हो रहा है, ऐसे में एग्रो टूरिज्म का कॉन्सेप्ट काफी चलन में है। एग्रो टूरिज्म यानी कृषि पर्यटन, जिसके तहत खेती किसानी से जुड़ी गतिविधियों और कृषि की प्राचीन विरासत से पर्यटकों को रूबरू कराया जाता है। आज बात एक ऐसे ही सफल किसान विनोद कुमार जियाणी की करते हैं, जिन्होंने कृषि पर्यटन में अपना योगदान दिया है और अन्य किसानों को भी कृषि पर्यटन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया है।
विनोद कुमार जियानी कटेरा गांव पंजाब के रहने वाले एक किसान हैं। वे वर्ष 2005 से जैविक खेती से जुड़े हैं। विनोद कुमार ने अपने गांव में ही एक बड़ा फार्म विकसित किया है। इनका मानना है कि कृषि पर्यटन इंसान और प्रकृति के बीच सामंजस्य का काम करता है, जिसके तहत पर्यटकों को प्राकृतिक माहौल में फसलों और उनके उत्पादों को देखने और इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। जब से मैंने 2005 से कुदरती खेती शुरू की है, नेचुरल फार्मिंग, उसके बाद काफ़ी लोग यहाँ देखने आते थे और केवल भारत से नहीं, विदेश से भी जो NGO एनवायरनमेंट पर काम कर रहे हैं, इनके ऊपर नेचुरल फार्मिंग पर, कुदरती खेती पर काम कर रहे हैं, बीज बचाओ आंदोलन में कर रहे हैं। पूरी दुनिया भर के और बाहर से सारे विद्वान यहाँ आते थे और मैंने यहाँ खेती विरासत मिशन, हमारा जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है पंजाब का, उनकी भी पहले 5-4 साल में 20-30 मीटिंग, बड़ी बड़ी मीटिंग हुई है। तो पूरे इंडिया के जो भी काम कर रहे हैं सारे स्टेटों से यहाँ आते थे लोग। फिर मुझे ये आइडिया है, फिर भी यहाँ लोग आ रहे हैं देखने के लिए, तो और लोग क्यों नहीं आ सकते थे कमर्शियल बेस। तो उसी दौरान 2009 में पंजाब सरकार ने एक फार्म स्टे रिजॉर्ट की स्कीम निकाली थी। मैंने अप्लाई की तो 14 फरवरी 2009 को पंजाब गवर्नमेंट से मेरे ये फार्म स्टे रिजॉर्ट मान्यता प्राप्त थी। फिर इस फार्म के मैंने धीरे धीरे उससे कि अभी टूरिस्ट एंगल से लोग घूमने आते हैं, पर्यटन, उनके एंगल से और नेचर को साथ रखते हुए उसके इसमें डेवलप कर दिया। तो ये मैं आज भी ये कहना चाहता हूँ, ये मेरा जैनी नेचर फार्म नहीं है। भारत का हर एक गाँव, हर एक के पास एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है। कहीं भी ये टूरिज़्म आपको मेन, अभी गेस्ट आएंगे क्यों, 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी गेस्ट आएंगे क्यों, आएंगे तो करेंगे क्या और क्या लेके जाएंगे यहाँ से। तो हमारे यहाँ स्कूल के बच्चे आते हैं, आर्म्ड फोर्सेज बॉर्डर एरिया करके, वो भी काफ़ी आते हैं। और स्कूल तो दिल्ली से, चंडीगढ़ से, बठिंडा से, आसपास के दूर दूर से आते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, पहले 1 घंटा का हमारा ये लेक्चर होता है कुदरती खेती के ऊपर, कुदरती खेती करना चाहिए, हमारा भोजन कैसे आते हैं, उनको फार्मिंग के बारे में बताते हैं। फिर उनके बच्चों को और गेस्टों को हम फार्म की विज़िट कराते हैं। हम दिखाते हैं हमारी ज़मीन, सॉइल कैसे हेल्दी हो गया, कितने पेड़ लग गए, पक्षी लग गए, उनको इसके बारे में दिया जाता है। और फिर ये गेस्ट आते हैं, उनको खाना भी 90% तो हमारा खेत का ऑर्गेनिक खाना ही होता है। हर प्रकार की सब्जियां हैं, जैसे आगे बताया आपको, 32 प्रकार के हमारे फल है, सीजनल सारे वेजिटेबल्स हैं। और हमारे आटा, दाल, तेल, घी सारा घर का है। तो उनको खाया भी ऑर्गेनिक जाता है। तो इससे और इसको कुदरती खेती प्रमोट भी होती है और लोग बार बार आते हैं यहाँ रहने के, देखने के लिए। विनोद कुमार के फार्म मॉडल को देखने देश और विदेशों से भी लोग आते हैं। अपने इस फार्म मॉडल के जरिए वो फार्म पे आए कुछ लोगों को फार्म विजिट, फार्म एक्टिविटी और फार्म स्टे जैसी कई सुविधाएं देते हैं। इनके फार्म में 32 प्रकार के मौसमी फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। साथ ही उनके फार्म पर आटा, दाल, तेल सारा सामान उपलब्ध रहता है, जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है, जिसका उपयोग विनोद कुमार अपने फार्म पर आए पर्यटकों के भोजन में करते हैं। यहाँ आए लोग को ठहरने की सुविधा से लेकर खाने पीने सभी चीजों का खास ख्याल विनोद कुमार स्वयं करते हैं। इनका ये मानना है कि इस प्रकार हम अपने देश सहित विदेशों में भी जैविक खेती को बढ़ाने में सफलता हासिल कर सकेंगे। यहाँ तक कि इन्होंने अपनी कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से फार्म पर आए टूरिस्टों के लिए मनोरंजन की व्यवस्था भी कर रखी है, जिसमें बैल और ऊंट की सवारी भी मौजूद है, ताकि आए हुए लोगों का समय ज्यादा से ज्यादा अच्छा बीत सके। गेस्ट आते हैं, उनके रहने के लिए भी हमने काफ़ी अच्छा प्रबंध किया है। 8 कमरे बनाए हैं जो पंजाब गवर्नमेंट से हमें अप्रूव्ड हैं। तो 8 कमरे रुकने के लिए हैं, टेंट भी बना रखे हैं। और गेस्ट आएंगे तो क्या क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। तो उनके एंटरटेनमेंट के लिए बैलगाड़ी की सवारी है, ऊँट की सवारी है, घोड़ा गाड़ी सवारी है। फिर इंडोर और आउटडोर सारे गेम्स है, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, आर्चरी है और स्किल गेम्स भी हैं। बच्चों के लिए झूले भी लगा दिए। फिर एक स्विमिंग पूल भी बना दिया हमने। स्विमिंग पूल को भी नेचर के हिसाब से बनाया है। भी नीचे का पानी हम यूज़ करते हैं, इसमें कोई क्लोरीन केमिकल नहीं डालते। और 2-3 दिन बाद पानी बदलना होता है, ये पानी सारे खेत के अंदर वापस यूज़ हो जाता है। और पूल ज़मीन से 2 फुट ऊपर है। सोलर के पंप से हम भरते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं होती। खाली करते टाइम हमारे एनर्जी नहीं लगती। फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी वाटर हार्वेस्टिंग। तो हमने 10 कनाल का एक बड़ा टैंक बनाया वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। तो उसके अंदर पानी स्टोर करने के साथ साथ खेत में ड्रिप से पानी लगते हैं और साथ में उसमें बोटिंग भी कर दी। ड्यूल पर्पज़ का ये पूल बन गया। तो ऐसे हमने ये फार्म डेवलप किया है टूरिज़्म के एस्पेक्ट से। तो इसमें लोग काफ़ी खुश होते हैं। और हमारे ये लॉकडाउन से पहले 1 साल के अंदर 40,000 लोग आए थे, उसके अंदर 500 विदेशी थे। तो 40 देशों से लोग यहाँ आज तक
विजिट करने के लिए आ चुके हैं और स्टूडेंट्स भी आए हैं फ्रांस से, स्पेन से, ताइवान से, यहाँ 5-5 दिन आके सीखने के लिए। तो ये बड़ा अच्छा प्रमोट कर रहे हैं हम इसको, तो इसको इस सेंटर के लिए बनाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारे देश में बाकी हर गांव के अंदर, हर प्रांत के अंदर ऐसी स्कीम बन सकती है और कामयाब भी है। क्यों हमारे जो लोकल लोग पर ज़्यादा स्ट्रेस किया मैंने, पहले सोचते विदेशी अकेले नहीं, तो लोकल लोग कहाँ घूमने जाते हैं, तो लोकल लोग काफ़ी आते हैं। तो 80-90% तो मेरे आसपास के लोकल लोग ही हम एज ए गेस्ट घूमने के लिए, टूरिस्ट बन के यहाँ आते हैं। यही नहीं, अपने फार्म द्वारा प्राप्त उपज की प्रोसेसिंग कर बने उत्पादों को विनोद कुमार बाजार में बेचकर अच्छी आमदनी भी कमा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने डेयरी फार्म भी बना रखा है, जिससे भी ये लाभान्वित हो रहे हैं। इन सभी कार्यों में जरूरत के अनुसार गांव के ही कुछ लोगों का सहयोग ले रहे हैं, जिससे इनका काम तो हो ही रहा है, साथ ही लोगों को रोजगार का अवसर भी मिला है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि देश में एग्रो टूरिज्म यानी कृषि पर्यटन को विकसित करने की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। खेती में रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल के कारण मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर होती जा रही है। ऐसे में किसानों के लिए कोई फसल लेने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि उनकी मिट्टी की सेहत कैसी है, और ये जान सकते हैं किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड के जरिए। तो आइए जानते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में और देखते हैं कि ये योजना किसानों के लिए कितनी लाभकारी है। मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है। साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या न हो। किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना चाहिए। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उस फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। फरवरी तक के आंकड़े से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा कई और राज्यों में 100 के 100% किसानों को ये योजना के तहत
कवर कर लिया गया है। केरल में 90 से 95%, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है, किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज जो जानकारियां दी गई है, हमें उम्मीद है कि वो आपके जरूर काम आएंगे। अगर आप इस कार्यक्रम को दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं या फिर अपने सुझाव हमें ईमेल के जरिए भी पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। अगर आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।